कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का एक नई वीडियो में। देखो दोस्तों, एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए हैं और क्या है, आपको हर चीज़ तैयार करके देंगे। तो इसी क्रम में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है। तो एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? समझ लो, यानी सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, आप ये बताओ। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है ये बताएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे जो ठंडा ग्रह है वो अरुण है, ठीक है। अरुण को ही हम क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। यूरेनस अरुण को ही कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, जो यूरेनस है वो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, ग्रह की अगर हम परिभाषा कहें कि भाई ग्रह की परिभाषा क्या है, तो पहली बात तो वो गोल होना चाहिए, दूसरी बात वो सूर्य के चक्कर काटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही ग्रह है। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे, फिर 8 ग्रह बचे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हम लोग एसएससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यूरेनस यानी अरुण को हम लोग बर्फ का दानव भी कहते हैं। दानव किसका? बर्फ का दानव भी कहते हैं। अच्छा, वहां पर बर्फ का दानव क्यों होता है? यानी एक तो मीथेन होती है हमारे पास CH4, ठीक है, CH4 मीथेन के कारण, और हमारे अमोनिया, अमोनिया के कारण क्या है, ये बर्फ हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास है, यानी सौर मंडल का सबसे ठंडे ग्रह है हमारे क्वेश्चन, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, यानी नेपच्यून है, ठीक है। सॉरी, यूरेनस है। यूरेनस को हम अरुण भी कहते हैं, भूलना नहीं भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। वह उपकरण कौन सा है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि भैया वो कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखो, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल या मर्कली स्केल, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, भूकंप क्या होता है। देखो भैया, एक त्रासदी है, मनुष्य से भी आती है, मनुष्य ने बम फोड़ दिया तो भैया भूकंप आ जाएगा, ठीक है। या ये प्रकृति का एक प्रकोप है, मानते हो, यह एक प्रकृति का प्रकोप है जो कि क्या है, हमें बिना बताए आता है, और जब ये जाता है तो भैया त्रासदी, हर जगह बुरा हाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो भूकंप के जो झटके होते हैं वो रिएक्टर स्केल पर नापे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मालूम है आप लोगों को, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ आप लोगों को, यानी रिएक्टर स्केल के बारे, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड करता हूँ। 1935 में, ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक है, गुटनबर्ग ने इसकी खोज की थी। अमेरिका का एक वैज्ञानिक था गुटनबर्ग, इसने इसकी खोज की थी, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है परिणाम पैमाना। परिणाम पैमाना, भैया चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें। परिणाम पैमाना, ठीक है। ये क्या करता है, भूकंप के झटकों को बता, यानी ये क्या है, अगर ये ना होता तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ना कर पाते, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न हमारे पास आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। मैं इसको छुपा लेता हूँ। अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 236। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। अनुच्छेद 21A याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। पहली चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, शिक्षा का अधिकार क्या है भाई। शिक्षा क्या होती है मालूम है? सभी लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा क्या होती है मालूम? अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई शिक्षा क्या होती है। मैं स्कूल में जाता हूँ, पढ़ा करके आता हूँ, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, पढ़ा करके आता हूँ, अपने टीचरों को मिलता हूँ, उन्नम विनम्रता से बात करता हूँ, ठीक है। यानी शिक्षा, हमें अगर हमारे अंदर शिक्षा, अच्छी शिक्षा है, पढ़े तो सभी लेते हैं, तो हम अगर अंदर तो आम का पेड़ जब वृक्ष पे आम लगते हैं ना तो झुक जाता है, विनम्रता उसके अंदर आ जाती है। तो अनुच्छेद 20A हमारे पास इसका ऑप्शन है। अच्छा भाई ध्यान रखना, अगर इसके बाद यानी अनुच्छेद 21A ना आता तो अनुच्छेद 49 आ जाता, तो आप 49 भी टिक करते हैं, 49 पर आप टिक करते। देखो, तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, यानी 49 अनुच्छेद, आर्टिकल्स ऑफ 49 और आर्टिकल्स ऑफ 21A, या स्मॉल, ये हिंदी वाला ए लिख लेना। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इतनी चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 21A की बात कर लेता हूँ मैं,
तो इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ध्यान रखना दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं मैं भी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अब आप लोग सुना RTE सुना, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। जो 25% बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में बच्चे क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं फ्री और 8th तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना 6 से 14 वर्ष तक बच्चे यानी को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अच्छा कब हुआ था ये अधिनियम, ये अधिनियम हुआ था हमारा 2009 में, ठीक है, 2009 में ये पारित हुआ, ठीक है। और भाई पारित तो हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ, तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। बस इतनी चीज को आप लोगों ने माइंड में डाल देना है। अब थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ, 21A की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। मुफ्त शिक्षा मिले, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझना। और अगर मैं बात कर लेता हूँ, अच्छा दोनों ही क्या है, ये 21 और ये 21A दोनों ही शिक्षा से संबंधित है, ठीक है भाई। और क्या है, अगर हम अनुच्छेद 45 की बात कर लेते हैं, 45 की बात कर लेते हैं, इसमें छोटे बच्चे हैं, इसमें छोटे हैं यानी 6 वर्ष से, यहाँ से 6 वर्ष से छोटे बच्चों को क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है, इनको क्या मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। देखा होगा सुनो आप लोगों ने कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या सरकार क्या करती है, हमारे उत्तराखंड में तो क्या करती है, 11,000 रुपये क्या है, एक मुफ्त क्या देती है, पैसे देती है उन्हें, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो इतनी चीज को आप लोगों ने देखना है, ओके। चलिए ये प्रश्न हमारे 3 तैयार हो गए, ओके जी। अब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि इस टाइप से हम आपकी और कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसमें सभी चीज़ें आपकी आएंगी, ठीक है। तो हाँ, अपना प्लेलिस्ट खोलिएगा SSC का, तो उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। चलिए, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना, हल्दिया बंदरगाह, इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया बंदरगाह। तो दोस्तों चीज़ समझ लो आप लोग, सबसे बात करते हैं बंदरगाह क्या होते हैं। बंदरगाह देखो कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब जहाँ जा करके रुक जाए धड़ाम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो सब चीज़ है। अच्छा भाई एक चीज़ समझ लीजिएगा, हमारे भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाह हैं, 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है। और भाई अगर हम बात करते हैं छोटे बंदरगाह, तो लगभग उनकी जो संख्या है वो 200 है, 200 है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है भाई, इतना चीज़ समझ लीजिएगा। अच्छा जो हल्दिया बंदरगाह है ना भाई, तो ये कलकत्ता में है, कोलकाता पोर्ट बोलते हैं इसको, कोलकाता पोर्ट, ठीक है। यहाँ से क्या है, बायोडीजल के इसमें प्रयोग होता है, बायोडीजल। अच्छा एक चीज़ पता है, CNG वाला बंदरगाह भी है, मालूम है आप लोगों को, CNG गुजरात के भावनगर में, ठीक है, ध्यान रखना, गुजरात के भावनगर में है, ठीक है। तो यहाँ पर CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया है, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से हो गए। अच्छा भाई, किस शैवाल को अंतरिक्ष का शैवाल भी कहते हैं, अंतरिक्ष शैवाल, तो यहाँ पर हमारे पास है ठीक है, क्लोरेला वल्गारिस। ऐसा शैवाल क्या होता है पता है आप लोगों को, शैवाल भी हम लोगों का क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, शैवाल आप लोगों ने दीवालों में लगा होगा, वो शैवाल ही तो समझ ले एक तरह का, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये भी हमारा 5th वाला तैयार हो गया है ना भैया। उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच में, मांजुली नहीं है, ठीक है, ये कच्चा थीवू है भाई, ध्यान रखना, कच्चा थीवू, ठीक है। देखो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार होना है, ये कच्चा थीवू, ओके, कच्चा थीवू, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना पहली चीज, भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने ये कहा भाई कि हमारे देश के अंदर एक बैंक होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैंकों का बैंक, जैसे बोलते हैं रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं भैया इसको, ठीक है, केंद्रीय बैंक का दर्जा इसको दिया गया है, ओके जी। चलो जी ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में, सॉरी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल
1935 में स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर क्या बोला, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये हमारे सी.डी. देशमुख थे, सी.डी. देशमुख थे। ठीक है। अच्छा, ये किसी भी, इसमें डायरेक्ट पैसा नहीं, हम लोग को, अच्छा देखो ध्यान रखना, आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। आप लोगों ने देखो ना SEBI सुना होगा और एक सुना होगा RBI, है ना। तो जितने भी हमारे मतलब बैंक होते हैं वो सब ये देखता है। और जितने भी हमारे मतलब आपने देखा होगा जितने भी ऐसी चीज़ें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं पहले, तो ये बैंकों का बैंक है, बैंक को निर्देशित करता है, अपनी मुद्रा का निर्गमन करता है, यानी मुद्रा को छापता है। ठीक है। महंगाई के बारे में देखता है, सरकार को राय दे देता है। ठीक है। भारत सरकार को राय देता है कि भाई यहाँ पर आपने पैसा लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, ये योजना है, ये करो। ठीक है। लेकिन क्या है, आपने सुना होगा सेबी क्या होता है, मालूम है आप लोगों को सेबी किसे बोलते हैं? देखो ध्यान से समझना, यानी पैसे से संबंधित जो हमारी मनी मार्केट है, यानी सीधा सीधा जो पैसा है वो RBI देखते हो। थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन भैया ध्यान से पढ़ो। अच्छा, सेबी क्या होती है? सेबी देखो, आप लोगों को सुना होगा स्टॉक मार्केट, सुना है स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट को कौन देखता है? सेबी देखता है, सेबी। ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे इस कमेंट सेक्शन में जा करके। ठीक है, मैं हर नहीं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, सेबी दो सेबी में भी दो चीज़ है। ठीक है, BSE, ठीक है, BSE है, और एक है हमारे पास NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हैं। ठीक है। आप लोगों को जब ये बड़ी क्लासेस में आ जाओगे जब बच्चों, तब ये पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है। और भाई आपके पास क्या है, निफ्टी सेंसेक्स सारे के सारे क्या है, सेबी देखता है भाई। ये सब चीज़ें ध्यान से देखनी है बस। अभी फिलहाल हम अभी यहीं पर रहे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो ये बना का प्राप्त हुई लिखना था बेटा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, हुई। तो यानी 21 जनवरी 1972 यानी 21 जनवरी 1972 में। ओके जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो भाई विटामिन B10 याद रखना, विटामिन B10 आप लोगों ने इसको देखना है, विटामिन B10। अच्छा जी, अगला है, यानी माध्यम में तापमान की वृद्धि तो हो जाती है तो ध्वनि को कैसे प्रभावित करती है? भाई अगर तापमान बढ़ रहा है ना, तो ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर गर्म हो रहा है ना, तो अंदर बैठने वाला आदमी भागेगा नहीं भागेगा, तो यहाँ पर गति बढ़ जाएगी उसकी। तापमान में अगर वृद्धि होगी तो ध्वनि की क्या गति है, बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना, तो ध्वनि जो होगी वो तेजी से जाएगी। इतना आप लोगों को देखना है। ठीक है भाई। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, जो चूहे मारने की दवाई होती है वो उसमें क्या होता है? जिंक फास्फेट होता है। क्या होता है भैया उसमें? जिंक फास्फेट होता है भैया, जिंक फास्फाइड होता है उसके अंदर। ठीक है। तो यानी अब कभी ये कहोगे सर कह रहे खाने के लिए, नहीं खाना नहीं बालक, ये है कि बेटो आपने जिंक फास्फाइड उसके अंदर होते हैं, जो चूहे के अंदर होते हैं, वो भागता फिरता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, ये कुछ राजधानियां हैं, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कावरती, और मध्य प्रदेश लखनऊ। ये गलत हो गया, यूपी के मध्य प्रदेश है। चलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको सही करते हैं। पृथ्वी की जो आयु होती है वो किस समस्थानिक का उपयोग करके नापते हैं? तो भैया यानी कार्बन। ठीक है, कार्बन के द्वारा समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है उसकी आयु का सटीक पता चल जाता है भाई। ठीक है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखो किस भारतीय को, भाई ये सब लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं भाई। इसके ने क्या क्या करा, देखो मैं आपको बताता हूँ। रेलवे के जनक है, पहला रेलवे के जनक है। ठीक है। दूसरा, इसने इसने बहुत सारे क्या लगाए थे, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल चलाए थे, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल चलाए इसने। ठीक है, वर्नाकुलर स्कूल चलाए थे, इतना ध्यान रखना। आपने सुना होगा भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बच्ची लड़कियां जो होती पेट में ही उनको मार देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। पेट में उस समय तो एक्सरे होंगे नहीं, तो जब बच्चे लड़कियां जन्म ले लेती थी, क्या यहाँ भारत के लोग उनको मार देते थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, चौथा, लॉर्ड डलहौजी ने क्या, हड़प नीति सुना? वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उनका बेटा नहीं हुआ तो उसने गोद लिया था उसको, क्या उसका राज्य हड़प लिया था।
ठीक है, तो हड़प नीति इन्होंने ही चलाई थी। पांचवा, इसने क्या कहता, टेलीग्राफ, सुना टेलीग्राफ, अब खत्म भी हो गया, आप क्या सुनोगे आप लोग, टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ भी डलहौजी के द्वारा ही लाया गया, तो यूपी के अंदर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, निम्नलिखित में से चिली की मुद्रा क्या है? पैसो है। क्या है? पैसो है। चलिए अगला हमारे पास प्रश्न है 16वां। लखनऊ 1857 विद्रोह में इनका नेता कौन था? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल, जिसको क्या पकड़ लिया गया था बाद में। ठीक है भाई। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सीधा सीधा से देखो, HP वलास्की, HP वलास्की। ठीक है, तो इसके याद रखना। अच्छा, यहाँ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो प्लैंक ने किया था क्वांटम थ्योरी। आप बताऊंगा तो क्वांटम थ्योरी क्या आती है, जब विज्ञान पढ़ाऊंगा तो क्वांटम थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा पठार क्या है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार क्या है? छतई एक तरह की, तो तिब्बत का पठार है। ठीक है जी, SSC वालों याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम हो ये तो पेपर में आने ही आने, ऐसे क्वेश्चन तो आती हैं। ठीक है, निम्नलिखित तत्व में कौन सा हवा के साथ? हवा में हमारा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन भैया बहुत बड़ी मात्रा में होता है नाइट्रोजन, बताएंगे कितनी मात्रा में, N2 कितना होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है? बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड, और थाईलैंड में प्रमुख रबड़ होती है। प्रमुख उत्पादन क्या है? रबड़ है। 80 देखो मैं परसेंटेज नहीं बताऊंगा कितने परसेंटेज हम लोग वहाँ से क्या है रबड़ का आयात करते हैं। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना, भूलना नहीं है भाई। ठीक है जी, ओके। चट्टान में उत्तल का क्या अभिप्राय है? तो उत्तल को एंटीलाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पेपर में आएगा नहीं आएगा, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। अच्छा जी, सतलुज नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जानते हैं? सतलुज नदी को ऋग्वेद में किस नाम से था? सुत्रुदी। ठीक है, सुतूद्री याद रखना भैया। सतलुज नदी को सुत्रुद्री कहा जाता था। ठीक है भाई, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अंदर वेद कितने प्रकार होता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है भाई, तो 4 प्रकार के ऋग्वेद होता है हमारे पास। अब ये जब पढ़ाऊंगा तो फिर उसके बाद आपको बताऊंगा सब चीज लिखे। चलिए आगे, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो तिबर नदी है, तो याद कर लीजिएगा तिबर नदी। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा, तुमने जियो सुना होगा, जियो ऑप्टिकल नेट चल रहा है, यानी यार वो जो नेट आ रहा है ना, वो हमारे जो है किस में आ रहा है? कांच पे आ रहा है, कांच पे। देख लो कांच का क्या यूज निकाल दिया विद्वानों ने, यानी साइंटिस्ट ने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आता है पेपर में। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर है ना बेटा, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत कार्य करता है। ओके जी, चलिए। अच्छा, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो ये है कैलोटोट्रिचम फाल्टम। याद रखना, अजीब सा नाम है, कैलोटोट्रिचम फाल्टम, ये याद कर लीजिएगा, आपको पेपर में पूछ लेगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78 पढ़ लेना, जब पढ़ाया था तब आप लोग देखना बेटा। दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी आप जाकर के पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी ये नया चैनल बना है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पूरा हम प्रॉपर देंगे। अच्छा, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहले यूरोपीय कौन था? हाबिल तस्मान, वास्को डी गामा, हर्नाल कार्टस या हाबिल तस्मान ने तो था, हाबिल तस्मान। ठीक है, बताऊंगा कैसे था, चलिए आने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? गेहूं की काटी जाती है। क्या है? गेहूं की फसल को काटते हैं। अगला हमारे पास बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग होता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। ओके जी, यहाँ तक हो गया। तो ये हमारे पास निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये मिला था आशा पूर्णा देवी को। किसे मिला था? आशा पूर्णा देवी को। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखो, माल और सेवा कर, और ये बाकी काय कर प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति भी है, और वैट यानी मूल्य वर्धित टैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास भैया 33 क्वेश्चंस तैयार हो गए। अब इसके बाद क्या है, पूरे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और ये जब तक नहीं रुकेंगे जब तक सिलेक्शन आपका नहीं होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एक दूसरे बच्चों को भी बताइएगा। ठीक है, सारी क्लासेस हैं हमारे यहाँ, और मैथ का और आपका रीजनिंग का चल रहा है, वो भी आप लोग देखें। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।